जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आपके लिए हम लाए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशल सीट। इस सीट में आपको मिलेंगे टॉप 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीट है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, प्रक्षेप गति से लिया गया ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति में अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा। प्रक्षेप गति के लिए जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह पिंड एक वक्राकार पथ पर गति करने लगता है। तो उसकी इस गति को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं तथा उसके पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तोप से निकले गोले की गति, ये भी प्रक्षेप गति के क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट से किसी पिंड को फेंकते हैं, ऐसे वो पिंड जाता है और फिर इस तरीके से पृथ्वी पर वापस लौट आता है। तो इस पॉइंट से हमने फेंका है ये, तो ये प्रक्षेपण बिंदु है और ये कोण क्या होगा, प्रक्षेपण कोण होगा। तो पृथ्वी तल से या बिंदु ओ से हमने पिंड को फेंका और वो वक्राकार पथ में गति करके पृथ्वी पर लौट आया, जा गिरा। तो ये उसकी गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा अधिकतम परास, यानी किसी पिंड को हम कितने कोण से फेंक दें कि वो अधिक से अधिक दूर जाकर गिरे। तो यहाँ से ये दूरी जो होगी इसी को कहते हैं परास। क्या कहते हैं, रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं, परास। किसी पिंड को हम पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर कितने डिग्री कोण में फेंक दें कि वो अधिक से अधिक दूरी पर जा गिरे, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कोण कौन कौन है, 30, 45, 60, 90। तो अधिकतम परास के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब साइन का अधिकतम हमको परास निकालना है, तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1। और किस कोण के लिए होता है, 90 के लिए। तो यहाँ 90 कब होगा, जब हम थीटा कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, साइन यू स्क्वायर साइन 2 और 45 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा बटे जी, और साइन 90 का मान 1। तो ये अधिकतम परास आ जाएगा आपका क्या, यू स्क्वायर अपान जी। किस कोण के लिए, 45 डिग्री के कोण के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 45 डिग्री सही हो जाएगा। अगर हम किसी पिंड को 45 डिग्री कोण से फेंक देते हैं तो वो ये दूरी अधिक से अधिक दूरी पर गिरेगा। तो भाला फेंकने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल के कोण पर जब फेंकते हैं तब उसका जो भाला होता है अधिक से अधिक दूर जाकर गिरता है। तो ये हो गया प्रक्षेप गति में अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट आंसर है आपका बी। आगे दूसरा क्वेश्चन है, कार का एसआई मात्रक क्या है। देखो कार बराबर फार्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं हम, मात्रक निकाल लेते हैं। तो बल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ये, और दूरी की मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसी को एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं हम, जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल। तो कार का एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। कौन सा ऑप्शन है आपका, करेक्ट सी है। आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग, तो पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या बोलते हैं, 2g/r ये होता है। तो VE बराबर, इसको हल करेंगे, 2g की वैल्यू 9.8, RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसको हल करते हैं तो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक देते हैं तो वह पिंड क्या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता है। तो इस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंक देने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए और कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए, तो उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। अगर हम किसी पिंड को इतने वेग से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेग से फेंकेंगे तभी वह पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो इस वेग को ही क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसी में कि यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखो सिंपल है, गति ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर ½ mv², ये होता है। अब कह रहा है इसकी वेग को दुगना कर दो, तो K डैश मान लेते हैं, गति ऊर्जा कुछ फर्क पड़ेगा, वेग को हम क्या कर देंगे, 2v कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ½ m, ये क्या हो जाएगा 4v²। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 का गुणा बाहर कर लेते हैं और ½ mv² लिख लेते हैं ये। तो ½ mv² पहले क्या था आपका, K था, तो ये क्या आ जाएगा, 4K आ जाएगा ये। अगर किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पहले कितनी हो जाएगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी, 4 गुना। सी पार्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। आगे चलो, कह रहा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ठोस की जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता ये क्या होती है, अधिक होती है, और इसका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ये तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है जिसमें दृढ़ता होती है। तो ध्वनि की चाल उसी में सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका एक क्रम है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि जो होती है वो ठोस में होती है, इससे कम द्रव में और इससे कम गैस पर। तो सबसे कम ध्वनि की चाल गैस पर और सबसे अधिक ठोस पर होती है। और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि चलेगी नहीं। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में होती है। अगला क्वेश्चन है कि बल का विमीय सूत्र क्या है। इसमें देखो, तो बल का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये चलो इसकी विमा निकाल लेते हैं। बल की, द्रव्यमान की विमा कैपिटल M और त्वरण की क्या होती है, LT-2। तो बल की विमा क्या आ जाएगी, MLT-2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20 का MLT-2।
ये बल की भी में आ जाएगी। आगे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? देखो, मान लेते हैं दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, ये ऊपर माध्यम सघन है और नीचे क्या है, विरल है। ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। ये होता क्या है कि जब आई का मान बढ़ाते हैं, आर का मान बढ़ता है, तो आई का मान इतना बढ़ा दो कि आर का मान कितना हो जाए, 90। तब हम आई को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण सी बोलने लगते हैं। जब आई का मान बढ़ाते हैं तो आर का मान बढ़ता है, तो आई का मान इतना बढ़ा दो कि आर का मान कितना हो जाए, 90। मतलब ये अपवर्तित किरण ऐसे होगी, तभी तो ये कोण 90 होगा। तब हम आपतन कोण को क्या बोलने लगते हैं, क्रांतिक कोण बोलने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान और बढ़ाओ, तो जब हम आपतन कोण का मान, आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं, तो ये संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश को, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को जाना चाहिए तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे कह रहा है रॉकेट का प्रक्षेपण किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण किस संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर? गलत है बिल्कुल। ऊर्जा संरक्षण पर? ये भी गलत है। कोणीय संवेग पर? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि घूम थोड़ी ना रहा है रॉकेट, वो तो जा रहा है ऊपर। रेखीय संवेग संरक्षण पर, ये करेक्ट आंसर है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। या न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ये भी बोल सकते हैं। चलो, सिद्धांत की बात बोल रहा था तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसकी एक हम ट्रिक बताते हैं। जैसे छोटा होता है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, वो बस इतना ही। तो आ से क्या होता है, अवतल, और ऊ से क्या होता है, उत्तल। तो निकट आ मतलब अवतल, और अवतल से दूर कौन है, उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। और दूर है ये, दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। बी क्या है, करेक्ट आंसर हो बिल्कुल। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो देखो, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इससे पूछ लेता वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है, आर होता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है।